विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2 इसके तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है दिल्ली के सुल्तान, द दिल्ली सुल्तान्स, पार्ट 1। आपने 5000 साल पूर्व महाभारत की कहानी के बारे में पढ़ा होगा। महाभारत में पांडवों को धृतराष्ट्र के द्वारा एक प्रांत दिया गया था। उस प्रांत का नाम था इंद्रप्रस्थ। 5000 साल पूर्व जो इंद्रप्रस्थ था वही आज की दिल्ली है। मध्य युग में सबसे पहले दिल्ली को जिन्होंने अपनी राजधानी का दर्जा दिया था वो था तोमर। आइए इस प्रांत के बारे में हम और विस्तार से पढ़ें। आरंभिक दिल्ली पर पहले तोमरों का शासन था। तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने यहाँ 1130 ईस्वी से 1145 ईस्वी तक शासन किया। 12वीं शताब्दी में तोमरों को अजमेर के चाहमानों ने या अथवा चौहानों ने हराया। इस तरह दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान तीसरा का शासन स्थापित हुआ। इसी दौरान दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। जैन व्यापारी यहाँ रहा करते थे जिन्होंने अनेक मंदिर बनवाए। See dear children, you might have heard or learned about the story of Mahabharata. In this story, King Dhritarashtra gave a land to Pandavas to build their capital. 5,000 years ago, the area which was known as Indraprasth, that place is today renowned as Delhi. Several kings made Delhi as their capital during the medieval period, but among those, the first one to declare Delhi as their capital was Tomars. Let us learn more about Delhi. Delhi first became the capital of kingdom under Tomaras Rajput. Anangpal of Tomar dynasty ruled over here between 1130 to 1145 AD. During the 12th century, Tomara were defeated by Chahmans or Chauhans. Thus, Delhi was captured by Prithviraj Chauhan III. During this period, Delhi became the center of trade and commerce. Many Jain merchants lived in the city who built elegant temples over here. Delhi Wal coin. See, look at this figure carefully. These are the coins which were minted during the medieval period, during the reign of Prithviraj III in Delhi. And these coins came to be known as a Delhi Wal. It is a punched mark coin, usually made up of silver और कॉपर। देखिए बच्चों, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में कुछ सिक्के ढाले गए हैं और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ये सिक्के बनाए गए थे। इन सिक्कों को दिल्ली वाल कहा जाता था। ये एक प्रकार के आहत सिक्के थे और इन सिक्कों का प्रचलन उस वक्त पृथ्वीराज चौहान और आगे आने वाले सल्तनत काल तक जारी रहा। ये तांबे और चांदी के अक्सर बने होते थे। आइए, और इन्हीं सिक्कों को दिल्ली वाल कहा जाता था। दिल्ली वाल सिक्के, दिल्ली वाल कॉइन। दिल्ली में आहत सिक्के बनाने की टकसाल थी, मिंट थी, जो तांबे और चांदी के सिक्के बनाने में माहिर होते थे, जिन्हें सल्तनत काल में भी विस्तृत पैमाने पर उपयोग किया जाता था। ऐसे सिक्कों को दिल्ली वाल सिक्के कहा जाता था। एक बार दोबारा से याद रखिए कि ये आहत सिक्कों का प्रकार है जो तांबे और चांदी के बनाए जाते थे। There was mint in Delhi, which meant the punched marked coins from silver and copper. These coins were known as Delhi Wal. These coins were in great use during the Sultanate era as well. सल्तनत शासन की शुरुआत।
पृथ्वीराज तृतीय का मोहम्मद गौरी के साथ दो युद्ध हुए, एक 1151 ईस्वी में, दूसरा 1152 ईस्वी में, जिसे तराई का युद्ध कहते थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई, परंतु दूसरे युद्ध में जो 1192 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का नियंत्रण होने के साथ ही दिल्ली में सल्तनत शासन की शुरुआत हुई। सल्तनत, सल्तनत शब्द का क्या अर्थ है? सल्तनत मतलब मध्य एशिया के मुस्लिम शासकों के द्वारा शासित प्रदेशों को सल्तनत कहते हैं। समझे आप? यानी मध्य एशिया के जो जो तुर्की में रहने वाले जो मुस्लिम हैं, वो जहाँ जहाँ शासन करते थे, उनके द्वारा शासित प्रदेश को सल्तनत कहते थे और इनके शासक को सुल्तान कहा जाता था। या यूँ भी एक आप कहिए, जहाँ जिन प्रदेशों पर सुल्तान का शासन होता था उन्हें सल्तनत कहते थे। ये तुर्की के निवासी थे और जो फारसी भाषा बोलते थे। इनकी मातृभाषा कौन सी थी? फारसी। कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के, तुर्की के। तो इस प्रकार सुल्तान जो भाषा बोलते थे उनको फारसी भाषा कहते थे और वो जिस प्रदेश पर शासन करते थे उन प्रांत को सल्तनत कहते थे। तो पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जब वे भारत पर शासन करने लगे तो उनके द्वारा शासित प्रदेशों को सल्तनत कहा जाता था। Advent of Sultanate rule. Prithviraj Chauhan III fought two wars with Muhammad Ghauri in 1191 AD and 1192 AD, and those wars were known as Battle of Tarain. In the first war, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghauri, which was fought during 1191 AD. But during the Second World War, that was fought in 1192 AD, he was defeated and being assassinated by Ghauri, thus laid the foundation of Sultanate era in India. Now, what does the word Sultanate means? The rule of Islamic people of Middle East over particular region or kingdom called Sultanate. Means Sultanate and their rulers were known as sultans. So you can also say that the area where sultan used to rule over is known as sultanate, and these people belongs to the Middle East, that is the Turkey, and they use Persian as their official language. Thus these peoples were known as sultans or their area known as sultanate. Okay. Advent of सल्तनत रूल, सल्तनत शासन की शुरुआत। जब भारत में सुल्तानों का शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने दिल्ली के आसपास बहुत सारे शहर बसाए, जैसे सिरी, ये सिरी है, सिरी, जहाँपना, दिल्ली एक कुन्हा, जहानाबाद, फिरोज़ाबाद, तुगलकाबाद। इस तरह से उन्होंने भारत में अनेक शहर बसाए या अनेक दिल्लियाँ। तो एक दिल्ली में भी अनेक दिल्लियाँ थी। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी कौन सी है? यमुना नदी। ये यमुना नदी है। Look at this figure carefully. You will see a Yamuna river over there, and across the Yamuna river, various sultans have established different cities. Now, first of all, we shall talk about the Firozabad, then Siri, Jahanpana, Delhi ek Kunha, and Tughlaqabad. Also, there is a Firoz Shah Kotlan ground which is built near Delhi. So Sultanate used to build several cities, several provinces over Delhi. So Delhi during the Sultanate era, the Delhi has arrived at their ग्लोरी, यानी सल्तनत शासन काल के दौरान दिल्ली अपनी गरिमा, अपने गौरव के शिखर पर थे।
सल्तनत की शुरुआत 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके संस्थापक मोहम्मद घोरी की सेना के सेनापति गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यानी मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में हरा दिया। उसके बाद उन्होंने अपने एक गुलाम जो उनकी सेना का सेनापति भी था, उसको दिल्ली की सत्ता सौंपी 1206 ईस्वी में। और तब से भारत में इस सल्तनत की शुरुआत हुई। जिस इलाके को आज हम दिल्ली कहते हैं, वहाँ सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। दिल्ली एक पूना, सीरी, जहांपना, तुगलकाबाद। At the very beginning of the 13th century, Delhi Sultanate was established. Its founder was the slave and military commander of Muhammad Ghori. His name was Kutubuddin Aibak, who ruled over Delhi from 1206 AD to 1210 AD. The Delhi Sultanate, Delhi Sultans built many cities in the area that we know as Delhi. Those were Delhi-e-Kuna, Siri, Jahanpana, तुगलकाबाद एक्सेट्रा। दिल्ली के शासक इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत हिंद कहा जाता था। और वे पाँच वंश हैं। सबसे पहले गुलाम वंश अथवा मामुलुक वंश, जिन्होंने भारत में 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा खलजी वंश, उन्होंने 1290 ईस्वी सन से 1320 ईस्वी सन तक शासन किया। तुगलक वंश, जिन्होंने भारत में 1320 ईस्वी सन से 1414 ईस्वी सन तक शासन किया। चौथा सैयद वंश, उन्होंने 1414 ईस्वी सन से 1451 ईस्वी सन तक शासन किया। और आखिरी शासक सल्तनतकालीन लोदी वंश, जिन्होंने भारत में 1451 ईस्वी सन से 1526 ईस्वी सन तक किया। इनमें जो पहले चार जो सुल्तान थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये मूल रूप से तुर्की के थे। लेकिन लोदी वंश ये अफ़गानी थे। वो अफ़गानिस्तान के मूल निवासी थे, जिन्होंने भारत में आक्रमण किया और भारत को जीता और भारत पर शासन किया। लोदी वंश का जो आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। आपको मालूम है इब्राहिम लोदी का युद्ध किससे हुआ? मोहम्मद जलालुद्दीन बाबर से 1526 ईस्वी सन में, जो पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसी युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी की हार हुई और भारत पर मुग़लों की सत्ता स्थापित हुई। तो ये जो भारत में जो सल्तनत शासन था, उन्होंने लगभग 316 वर्ष तक भारत में निर्विवादित शासन किया। और बाद में फिर मुग़ल आए। मुग़लों ने भी भारत में लगभग 310 वर्ष तक शासन किया। Sultans of Delhi or rulers of Delhi. According to the historian, the rule of sultans of 5 dynasties who ruled India from 1206 AD to 1526 AD is called Delhi Sultans or Sultan-e-Hind. These 5 dynasties are 1. Slave dynasty, or we can call Mamluk dynasty, who ruled over India between 1206 AD to 1290 AD. Second, Khalji dynasty, they ruled over India from 1290 AD to 1320 AD. Third, Tughlaq dynasty, who ruled over India from 1320 AD to 1440 AD. Fourth one, Sayyid dynasty, who ruled over India from 1414 AD to 1451 AD. And last, Lodi dynasty, who ruled over India from 1451 AD to 1526 AD.
Dear children, here you must remember that among these five dynasties, the first four dynasties belongs to Turkey, Middle East. That is Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, and Sayyid dynasty. Their original native was Turkey, whereas the Lodi dynasties belong to the Afghanistan. And the last famous emperor of the Lodi dynasty was Ibrahim Lodi, who fought with Muhammad Jalaluddin Babur in 1526 at the Battle of Panipat, the famous Battle of the Panipat. And in this war, Ibrahim Lodi was defeated by Muhammad Jalaluddin Babur, and thus the advent of the Mughal Empire in India began. This Sultanate had ruled over India for 316 years, whereas Mughal ruled over India for 310 years. इस चार्ट को, इस तालिका को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मध्य युग से लेकर 16वीं शताब्दी के अंत तक भारत पर शासन करने वाले शासकों का विवरण दिया है। सबसे पहले राजपूत वंश का आरंभ तोमरों ने किया, जिन्होंने 1130 ईस्वी सन से लगभग 1165 ईस्वी सन तक शासन किया। तोमरों का जो सबसे महान शासक था वो था अनंगपाल, जिन्होंने अजमेर, दिल्ली, आसपास के जितने भी गंगा यमुना के इलाके हैं उनको जीता और उन पर उन्होंने शासन किया। इस अनंगपाल को हराने वाले थे चौहान या चाहमान। फिर चाहमानों का भारत में शासन शुरू हुआ और चाहमानों ने 1165 से लेकर 1192 ईस्वी सन तक शासन किया। उसमें जो पृथ्वीराज चौहान था उनका शासनकाल 1175 से 1192। यहाँ पर देखो आपको कुछ गैप दिखाई दे रहा है, कुछ वर्ष में कि खाली दिखाई दे रहा है, यानी उनके शासकों का जिक्र नहीं है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इस काल में कोई भी ताकतवर शासक अस्तित्व में नहीं था और जो साम्राज्य थे या जो वंश या चला रहे थे उनमें एक प्रकार का गैप था और इसीलिए यहाँ पर जो है कुछ वर्ष खाली दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता थी। राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण कोई स्पष्ट शासक नहीं था, इसीलिए वो वर्ष खाली दिखाई दे रहा है। जैसे हमने यहाँ पर 1130 से 1145 तक के शासनकाल के बारे में पढ़ा, वो था अनंगपाल। लेकिन उसके बाद 1165, तो बाकी के 35 सालों का क्या? बाकी के 35 साल एक प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता थी और उसमें कोई ताकतवर शासक नहीं था, इसलिए वो साल हमने खाली दिखाए। अच्छा, तो चौहान। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक तुर्की शासक में सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश का शासनकाल, जिसको हम मामलुक शासनकाल भी कहते हैं। वो 1206 से 1290 में है। अभी इसमें गुलाम वंश के महान शासक कौन कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। बाद में आते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिन्होंने 1210 से 1236 में शासन किया। फिर शासन काल आता है रज़िया सुल्तान का, उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। और रज़िया सुल्तान के बाद शासिका बनी गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया। इनके बाद गुलाम वंश के बाद कौन आता है? खलजी वंश, जिनका शासनकाल है 1290 से लेकर 1230 तक। खलजी वंश के महान शासक थे जलालुद्दीन खलजी, जिन्होंने 1290 से 1296 के बीच शासन किया। फिर खलजी वंश के दूसरे महान शासक थे अलाउद्दीन खलजी, जिन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए। आप उनके बारे में आपने बहुत सारे किस्से कहानियाँ पढ़ी हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने भी दिल्ली पर आक्रमण किए। 1296 से लेकर 1316 तक वो भारत का शासक बना। खलजी वंश के बाद
तुगलक वंश आए। 1320 से लेकर 1414 तक उनका शासनकाल था। तुगलक वंश के महान शासक थे गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। उसके बाद महमूद तुगलक 1324 से 1351। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। मोहम्मद तुगलक के बारे में आपने पढ़ा है कि उन्होंने कई कई परियोजना चलाई, यानी दिल्ली से दौलताबाद उन्होंने राजधानी अपनी शिफ्ट की। बाद में उन्हें क्या लगा कि दौलताबाद से हम शासन नहीं ठीक से चला पाते, दोबारा से उन्होंने दौलताबाद से दिल्ली में राजधानी बदली। आमतौर पे जब हम राजधानी बदलते हैं तो केवल हमारे कार्यालय की अदला बदली की जाती है, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने संपूर्ण नागरिकों के साथ, संपूर्ण जनता के साथ, दिल्ली की जनता दौलताबाद में आएगी, दौलताबाद की जनता दिल्ली में आएगी, इस तरह से उन्होंने स्थानांतरण किया। दूसरा, उन्होंने सोने चांदी के सिक्के के बदले तांबे पीतल के सिक्के चलाए, जिसको टका कहा जाता था, जिससे साम्राज्य को बहुत सारा घाटा हुआ, इसलिए भी ये जाने जाते। तो उनके दो उपक्रम जो है नाकामयाब हुए, इसलिए, और उनके द्वारा उठाए गए जो उपक्रम होते हैं, हाँ, वो उनमें कोई तर्क नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता था। इसलिए आज भी जब हम कोई बेतुका फरमान सुनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अरे यार क्या आपने तुगलकी फरमान सुना है। तो इस तरह से ये जो अपने ये उपक्रम के द्वारा ये प्रसिद्ध हुए। तो तुगलक के बाद आए सैयद वंश। सैयद वंशों ने भारत में 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया, और इसके महान शासक थे खिज्र खान, जिन्होंने 1414 से 1421 तक शासन किया। और इनके बाद लोदी वंश आए, जो कि अफ़गानिस्तान के थे। सबसे प्रसिद्ध जो लोदी वंश के शासक थे वो बहलोल लोदी, जिन्होंने 1451 से 1489 तक शासन किया। और आखिरी लोदी वंश के शासक थे इब्राहिम लोदी। तो ये दिल्ली के शासक के बारे में एक प्रकार की रूपरेखा थी। See, look at this table carefully. This table describes you about various dynasties, various kingdoms, and various kings who had ruled over the throne of India. The first of all, let us talk about the Rajput dynasties. Among Rajput dynasty, there came two rulers who have ruled over Delhi. One is Tomara, and second one was Chahamana or Chauhans. Thomas ruled over Delhi before at the earlier century of 12th century. At the earlier 12th century, and his famous king, warrior king, was Anangpal, who ruled over Delhi during 1130 AD to 1145 AD. Then came Chauhans, who ruled over Delhi from 1165 to 1192 AD. And the famous king of the Chauhan dynasty was Prithviraj Chauhan III. He ruled over India ruled over Delhi between 1175 AD to 1192 AD. He had defeated the Tomara's king and established Delhi as its capital. After that came the Sultanate rule, and the first Sultanate who ruled over Delhi was slave dynasties or Mamluk dynasties, and there were four famous sultans who had ruled over Delhi. The first of all, Qutbuddin Aibak. He ruled over India from 1206 to 1210 AD and established Delhi as its capital. Then came Shamsuddin Iltutmish. He ruled over Delhi from 1210 AD to 1236 AD. Then Razia Sultan's rule 1236 AD to 1240. She was the only women ruler of India throughout the history of Sultanate era. Then Ghayasuddin Balban, he ruled over India or Delhi
from 1266 to 1287 AD. Then came Khalji Vansh. The ruling period era of the Khalji dynasty was between 1290 to 1320 AD, and there were two famous kings of the Khalji dynasty. One is Jalaluddin Khalji, who ruled over Delhi between 1290 to 1296 AD. After that came Alauddin Khalji. He ruled over Delhi from between 1296 to 1316 AD. He had developed a strong military barracks, strong army cantonment, and directly invaded the invaders from Mongolia, Transoxania, and other foreign territories. After that came Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasties ruled over India between 1320 AD to 1414 AD. The famous sultans of the Tughlaq dynasties were one Ghayasuddin Tughlaq. He ruled over Delhi between 1320 AD to 1324 AD. After that, Muhammad Tughlaq. He ruled over Delhi between 1324 AD to 1351 AD. And Tughlaq was famous for his unpractical projects like shifting of capital from Delhi to Daulatabad and again from Daulatabad to Delhi. Now see, whenever we shift our capital from one city to the another, the shifting of only the offices and administrative machineries were done. But Muhammad Tughlaq had ordered the entire population of Delhi to shift in Daulatabad with their livestock and other property, and similarly he ordered the citizens of the Daulatabad to shift in Delhi with all their belongings and livestock. In this project, so many people were perished because those days there were no means of mode of fast transport and communication. Secondly, he has brought a coins in practice called toka, which is made up of copper and brass. That coins were not accepted by the merchants and traders of the foreign countries. As a result, the treasury of the Muhammad Tughlaq declined rapidly, and all the peoples at their home started minting the forged coins, brass coins and copper coins at their home, and instead they used to get gold and silver coins from the sultan. So the treasury of the kingdom declined rapidly there, and that's why the kingdom incurred heavy losses. As a result, people revolted against Muhammad Tughlaq. Today also, whenever some unpractical projects were taken by someone, we used to say that what kind of the Tughlaqi decisions you have taken. So such was the personality of Muhammad bin Tughlaq. Now we shall talk about Sayyid dynasty. They ruled over in Delhi between 1414 to 1451 AD. Khizr Khan was the famous sultan of that dynasty. After came Lodi dynasty. They ruled over Delhi between 1451 AD to 1526 AD, and the famous sultan of Lodi dynasties were Bahlol Lodi, who ruled over Delhi between 1451 to 1489, and later on Ibrahim Lodi till 1526, unless he was defeated by Muhammad Jalaluddin Babar in 1526 at the Battle of Panipat 1. इस मानचित्र में आप देखिए, यहाँ पे दो मुस्लिम शासकों की स्थितियों के बारे में बताया गया है जिन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया. एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल सल्तनत.
सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत है वो पीले रंग में दर्शाया गया है, और जबकि मुग़ल सल्तनत वो आपको विटकरी रंग में दर्शाया गया है। दिस इज़ द मुग़ल डायनेस्टी एंड दिस इज़ द सल्तनत रूल। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि ये दो यहाँ पर साम्राज्यों के बारे में दर्शाया गया है। एक है मुग़ल और दूसरा है सल्तनत शासन, और दोनों के दोनों उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में इनका शासन नहीं था उस वक्त। अब हम बात करते गुलाम वंश के बारे में या मामलुक वंश के बारे में। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द स्लेव डायनेस्टीज और मामलुक डायनेस्टी। गुलाम वंश के जो पहले शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 से 1210 के बीच में शासन किया। उनके बाद आराम शाह शासक बने, जो 1210 से 1211 में उन्होंने शासन किया। आराम शाह को हराने के बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली के शासक बने, जिन्होंने 1211 से 1236 के बीच में शासन किया। उसके बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़, उन्होंने 1236 में शासन किया। इनके बाद रज़िया सुल्तान यानी रज़ियात उद्दीन सुल्तान ये शासिका बनी, जिन्होंने 1236 से 1240 के बीच में शासन किया। फिर बाद में मुइज़ुद्दीन बहराम, उन्होंने 1240 से 1242 के बीच में शासन किया। हम बात करते हैं अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1240, नसीरुद्दीन महमूद जिन्होंने 1240 से 1266 के बीच में, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286, और मुइज़ुद्दीन कईकबाद उन्होंने 1286 से 1290, और कयूमर्स जिन्होंने 1290 में, कयूमर्स को ही हराकर अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली पर शासन किया। Look at this table. In this table, the entire the rulers of the Sultan is described here, which belongs to the slave dynasty or Mamluk dynasty. The first to begin is Kutubuddin Aibak, who ruled over Delhi between 1206 to 1210. Then come Aram Shah, who ruled over India or Delhi between 1210 to 1211. Then came Shamshuddin Iltutmish. He ruled over Delhi between 1211 to 1236. Then come Ruqnuddin Firoz. He ruled over Delhi in 1236. His rule over Delhi was restricted to only 3 months only. For only 3 months he ruled over Delhi. After that the throne has been taken by Razia Sultan. Then come Raziyat Uddin Sultan. She ruled over Delhi for 4 years between 1236 to 1240. Then came Muizuddin Bahram. He ruled over Delhi between 1240 to 1242. Alauddin Masood. He ruled over Delhi between 1242 to 1246. Then come Nasiruddin Muhammad 1246 to 1266. Then Gayasuddin Balban ruled over Delhi between 1266 to 1286. Then come Muizuddin Kaikabad. He ruled over Delhi between 1206 to 1290. During his rule, the Khalji dynasty's rulers started attacking Delhi vigorously. And since the Qayyumas, the last of the slave dynasty, Qayyumas couldn't hold the invasion of the Khalji dynasty, his rule over Delhi was limited to 1290, and thus Delhi was captured by Khalji dynasty, that is the Jalaluddin Khalji. ये भारत में ये गुलाम वंश के शासन का को दर्शाता हुआ मानचित्र है। पूरा का पूरा ये जो गुलाम वंश उत्तर भारत तक ही सीमित था। गंगा और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही उनका शासन था। लुक एट दिस मैप
in this map you may see the territorial expansion of the slave dynasty, and while observing this map you may conclude that the rule of the Sultan dynasty was limited around the Sindhu river and Indo-Gangetic plain, Yamuna plains, etc. गुलाम वंश के पहले शासक के बारे में हम बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक या स्लेव डायनेस्टी और द मामलुक डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में की। वो मूल रूप से तुर्की का निवासी था। वो मोहम्मद गौरी की सेना का प्रधान सेनापति था, लेकिन उसे गुलाम के तौर पर रखा गया था, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता था। देखिए ये वो काल है, मध्य युग का काल, जहाँ पर भारत सहित यूरोप, मध्य एशिया के कई देशों में गुलाम प्रथा चला करती थी। यानी जो युद्धबंदी हुआ करते थे, या वे किसान या वे व्यापारी जो कर्जा नहीं चुका पाते थे, उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाती थी और उनको गुलाम के तौर पर खरीदा और बेचा जाता था। पुर्तगाल में, यूरोप का एक देश है पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, वहाँ पे सबसे बड़ा गुलाम का बाज़ार होता था जहाँ पर इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था। ऐसे ही प्रथा सऊदी अरेबिया में भी हुआ करती थी। तो यही और गुलामों को उनके बाद उनकी शारीरिक योग्यता के अनुसार, उनकी भौतिक क्षमता के आधार पर उनको बाद में मान सम्मान भी मिलने लगा। जो युद्ध में निपुण हुआ करते थे, उनको जो सेनापति या सैनिक के तौर पर भर्ती कर लिया जाता था, या जिनमें जो भी कौशल था, उनको कौशल के आधार पर उनको दर्जा दिया जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, जो उनकी सेना का सेनापति भी था। और मोहम्मद गौरी के साथ वो भारतीय उपमहाद्वीप में आया। यहाँ पे उन्होंने कई जंग लड़ी और बाद में मोहम्मद गौरी ने उसको दिल्ली का प्रतिनिधि शासक बनाकर किसी और मुहिम पर निकल गए, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई, वापस नहीं आ पाए। इसलिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली पर शासन करना शुरू किया। ऐबक ने 1206 से 1210 तक 4 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद आराम शाह ने सत्ता संभाली, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जितना योग्य नहीं था। इसी आराम शाह को मारकर शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली की हत्या ली। Qutbuddin Aibak was a slave ruler who had established Delhi Sultanate in 1206 AD. He was originally the resident of Turkey. He was the commander-in-chief of Muhammad Ghori army, but basically he was a slave of Muhammad Ghori. Thus the kingdom established by him came to be known as slave dynasty. See children, during the medieval period, in most of the countries and the continent, there was a tradition of the slaves. Means various kings, various elite personalities of the society used to sell and purchase slaves. It is a kind of the human trade. In Portugal, there is a place called Lisbon. In those days, Lisbon was known as the world famous slave hub, where male, females slaves were purchased and sold, depending upon their physical status, depending upon their skills. The slaves have the esteem in the society. So those who are expert in the warfare tactics, they were employed as soldiers in the armies of the sultanate or in the kingdom, and they were interested in that particular task. Those who are skilled in architecture or those who are skilled in mathematics, they were given the task accordingly. So Qutbuddin Aibak came with Muhammad Ghori in India, and he was the part of many invasion under the throne of the Muhammad
under the throne of the Muhammad Ghori. Muhammad Ghori entrusted him the representative of the Ghori and went over another expedition, but he didn't return back to Delhi, and thus the authority of the Delhi remained with Qutbuddin Aibak. Thus, the dynasties established by Qutbuddin Aibak came to be known as a slave dynasty. So, Aibak ruled over Delhi between 1206 to 1210 AD. After his death, Aram Shah assumed the throne of Delhi. He was weak empire. He didn't have that much of the foresight. That's why Shamsuddin Iltutmish assassinated him and became the ruler of Delhi in 1210 to 1236 AD. आराम शाह की हत्या करने के बाद 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान बने। ये भू राजस्व की एकता प्रणाली और कुतुब मीनार को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि रणथंभौर और शिवालिक पहाड़ियों को हिंदुओं से प्राप्त किया। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पुत्री 10 नवंबर 1236 ईस्वी में दिल्ली की शासिका बनी। ये सल्तनत काल में पहली महिला शासक थी जिनको वहाँ के राज दरबारियों ने स्वीकार नहीं किया और इनकी बाद में हत्या करवा दी गई। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। Shamsuddin Iltutmish, the son-in-law of Qutbuddin Aibak, became the Sultan of Delhi after the assassination of Aram Shah. Just now we had learnt about it. He is known for completing the Ikta system of kingship and Qutub Minar. He ruled till 1236 AD. Iltutmish fought the Muslim ruler and established control over Multan and Bengal, while Ranthambore and Shivalik hills were obtained from Hindus. Thus, as soon as Iltutmish assumed the throne of Delhi, he started expanding his territory. He had defeated several Rajput kingdoms in Rajasthan, Gujarat, and in Jammu Kashmir. Then later on, he moved over to the Bengal province, Sindh, Multan province, and merged their territories in the Sultanate. After his death, his daughter became the ruler of Delhi on 10th November 1236 AD. Iltutmish was the first ruler to appoint a woman heir after him. रज़िया सुल्तान, ये देखिए, ये रज़िया सुल्तान का चित्र है जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। Look at this picture. This is the picture of Razia Sultan, the only women ruler during the Sultanate rule. She had ruled over Delhi and India between 1236 AD to 1240 AD. सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सिंहासन पर बैठी। इस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वो अपने सभी भाइयों से योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। 14 अक्टूबर 1240 में हरियाणा के कैथल में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, रज़िया सुल्तान को उसके पिता शमशुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था। इसीलिए उसकी मृत्यु के बाद
उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बिठाया गया। किसके छोटे बेटे? इल्तुतमिश के छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज, जो जिसका शासनकाल काफ़ी अल्प था। वो केवल 2 महीने या 3 महीने तक ही शासक रहा। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण नहीं रहा। विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन और उसकी मां शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। उसका शासन मात्र 6 महीने से भी कम था। इसके बाद सुल्तान के लिए किसी अन्य विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी और रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। रज़िया सुल्तान ने शासन पर 3 साल 6 महीने और 6 दिन तक राज किया। रज़िया ने पर्दा प्रथा का विरोध किया। पुरुषों की तरह खुले मुंह ही दरबार में जाती थी। रज़िया के शासन का बहुत जल्दी अंत हो गया, लेकिन उसने सफलतापूर्वक शासन चलाया। रज़िया में शासन के सभी गुण मौजूद थे, लेकिन उसका स्त्री होना इन गुणों पर भारी था। अतः उसके शासन का पतन उसकी व्यक्तिगत असफलता नहीं थी। इल्तुतमिश के इस फैसले से उसके दरबार के सरदार अप्रसन्न थे। वो एक स्त्री के समक्ष नतमस्तक होना अपने अहंकार के विरोध समझते थे। उन लोगों ने मृतक सुल्तान की इच्छाओं का उल्लंघन करके उसके सबसे बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को, जो अपने पिता के जीवन काल में बदायूं तथा कुछ वर्ष बाद लाहौर का शासक रह चुका था, सिंहासन पर बैठा दिया। ये चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण था। रुकनुद्दीन शासन के बिल्कुल अयोग्य था। वो नीच रुचि का था। वो राजकार्य की उपेक्षा करता था और राज्य के धन का अपव्यय भी ये करता था, और इसी के कारण उसकी हत्या कर दी गई। और इस तरह से रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। In 1236 AD, Razia, the daughter of Sultan Iltutmish, sat on the throne of Delhi. The historian of that era, Minhaj-e-Shiraz, admitted that she was worthy and capable of all her brothers, but still he could not give an acknowledgement to a queen as a ruler. The courtiers too were not happy with his attempt to govern them independently, and she was died, or you can say assassinated, on 14th October 1214 in Kaithal district of हरियाणा। गुलाम वंश के प्रमुख स्थापत्य। इन गुलाम वंश के दौरान भारत में काफ़ी स्थापत्यों का निर्माण किया, और उनमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है कुतुब मीनार और दूसरा है कुव्वत इस्लाम मस्जिद, जिनकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कराई। और ये दोनों के दोनों स्थापत्य यूनेस्को के द्वारा घोषित विरासत स्थल है। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत मीनार और कुतुब मीनार, कुव्वत इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जो कि यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है। गुलाम वंश के शासन के दौरान बहुत सारे अफगान और फारस के अमीरों ने भारत में शरण ली और यहाँ पर वे बस गए। ड्यूरिंग द गुलाम डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक started constructing the Qutub Minar and Quwwat Islam Mosque, which is today a UNESCO declared World Heritage Site. During the rule of Ghulam dynasty, many Afghans and Persian nobles took refuge in India and simply lost their lives over here. They have started inhabiting over this Indian subcontinent. ये देखिए, ये कुतुब मीनार जिसका काम 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन उसको पूरा कराया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने लगभग 1236 के आसपास।
और यहाँ पर ये कुव्वत इस्लाम, ये कौन सी इसको क्या कहा जाता है? कुव्वत इस्लाम मस्जिद, और ये है कुतुब मीनार। Look at this two pictures carefully. To my right, it is a Quwwat Islam mosque, and to my left, it is the Qutub Minar, whose construction started by the Qutubuddin Aibak in 1206. But this minaret completed by Iltutmish around 1236, and both these architecture is declared as World Heritage Site by the UNESCO. आइए अब हम देखते हैं हमने अभी तक क्या सीखा। दिल्ली पर पहले पहल किसका शासन था? दिल्ली पर पहले पहल तोमरों का शासन था। Who ruled over Delhi first? It was the Tomara who ruled over Delhi first around 1100 सेंचुरी। कुतुबुद्दीन कब दिल्ली का शासक बना? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक 1206 में बना। When did Qutbuddin Aibak became the ruler of Delhi or the Sultan of Delhi? The Qutbuddin Aibak became Sultan of Delhi in 1206 AD. सल्तनतकालीन एकमात्र महिला शासिका कौन थी? Who was the only women ruler during the Sultanate era? रज़िया सुल्तान। आंसर इज रज़िया सुल्तान, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। इट वाज रज़िया सुल्तान, the only women ruler of Delhi who ruled over Delhi between 1236 to 1240. कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया 1206 में। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार? इट वाज द कुतुबुद्दीन ऐबक हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन 1206 AD। धन्यवाद। इस तरह से हमारा ये पाठ का पहला भाग पूरा हुआ। इसके मुख्य मुद्दों को आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखिए, इसको याद कीजिए, और इसके बारे में कहीं और से जानकारी मिलती है तो वो जानकारी भी एकत्रित कीजिए। धन्यवाद।